केंद्र का रेल सुविधाओं के विस्तार पर जोर। कैबिनेट ने भागलपुर दुमका रामपुर हाट सिंगल रेलवे लाइन खंड के दोहरीकरण को दी मंजूरी। बाबाधाम में बढ़ेंगे पर्यटक। रघुवर दास ने सरकार पर लगाया जनता के अधिकारों के हनन का आरोप। पेसा कानून निकाय चुनाव जल्द कराने की मांग। बालूघाटों से अवैध कमाई की हो सीबीआई जांच। मुख्यमंत्री ने दुर्गा सोरेन को जयंती पर दी श्रद्धांजलि। पुण्यतिथि पर शहीद अब्दुल हमीद को किया नमन। सीएम से मिले तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री। और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने भारी उद्योग और इस्पात मंत्री से की मुलाकात। औद्योगिक विकास पर विमर्श। कल राय स्टेशन से जम्मू तवी एक्सप्रेस के ठहराव का करेंगे शुभारंभ। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार का कनेक्टिविटी पर खास जोर है। केंद्रीय कैबिनेट ने झारखंड के अलावा बिहार और पश्चिम बंगाल के लोगों को आज कनेक्टिविटी से जुड़ी कुछ सौगातें दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में भागलपुर दुमका रामपुर हाट सिंगल रेलवे लाइन के दोहरीकरण के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि दोहरीकरण के कार्य में करीब 3,169 करोड़ रुपए की लागत आएगी और इससे झारखंड, बिहार और बंगाल के 5 जिलों के कई गांवों को लाभ होगा। रेल कनेक्टिविटी से देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं को काफी सहूलियत होगी और पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। इसका प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट भी बिहार, झारखंड और बंगाल को जोड़ने वाला एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। कई जिले इससे बेनिफिट होंगे, खासकर जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बांका, गोड्डा, दुमका और भागलपुर, बांका, इनकी कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी और बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट ये लिंक बनेगा आने वाले समय में, जो हावड़ा, जमालपुर इन सबको कनेक्ट करता है। इस लाइन से 15 मिलियन टन पर एनम एक्स्ट्रा कार्गो आएगा। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता रघुवर दास ने राज्य सरकार पर जनता के संवैधानिक अधिकारों के हनन का आरोप लगाया है। उन्होंने रांची में प्रेस वार्ता कर राज्य सरकार से पेसा कानून लागू करने और निकाय चुनाव जल्द करने की मांग की। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 6 वर्षों में बालू घाटों के अवैध व्यापार से राज्य के राजस्व को भारी हानि हुई है, जिसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता रघुवर दास ने रांची स्थित प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता कर राज्य सरकार पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्राकृतिक संसाधनों की लूट की छूट के लिए सरकार पेसा कानून लागू करने में टालमटोल कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट की बार-बार फटकार के बावजूद सरकार निकाय चुनाव नहीं करा रही है। विभिन्न सामाजिक संगठनों से राय विचार भी लिया गया और 2024 में सभी मंतव्य आने के बाद झारखंड नियमावली पर अनुरूप विधि विभाग को मंतव्य के लिए भेजा गया और तब से ये सरकार इस मामला को लटकाने और भटकाने में लगी। श्री दास ने सरकार पर पेसा कानून और निकाय चुनाव को लटकाने और भटकाने का आरोप लगाया। श्री दास ने कहा कि पेसा कानून लागू होने से जहां गांवों का समुचित विकास होगा, वहीं निकाय चुनाव कराने से शहरों के विकास को नया आयाम मिलेगा। पेसा कानून नहीं लागू करने का सरकार की जो मंशा है, जिस तरह टाल मटोल कर रही है, मेरी समझ से कि जो हमारा झारखंड की संसाधन है, उस संसाधन को जो माफिया है उसको लूटने की छूट, और आप सब मीडिया के साथी, चाहे प्रिंटिंग मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, लगातार आप दिखाते हैं कि किस प्रकार अवैध बालू का धंधा
पूरे राज्य में, किसी एक जिले में नहीं, पूरे राज्य में अवैध बालू का धंधा चल रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 6 वर्षों में बालू घाटों के अवैध व्यापार से राज्य के राजस्व को भारी हानि हुई है, जिसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। श्री दास ने आरोप लगाया कि राज्य में कोयला, पत्थर और बालू सिंडिकेट के इशारे पर सरकार चल रही है और विदेशी धार्मिक संगठन राज्य में पेशा कानून नहीं चाहते। कांग्रेस जेएमएम की सरकार विगत 6 सालों से बालू घाटों का दोहन किया है। राज्य की हजारों करोड़ रुपया क्षति पहुंचाई गई और बालू सिंडिकेट बिचौलियों ने मजा लिया तथा राज्य के जो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के नेताओं के जेब गर्म। पूर्व मुख्यमंत्री ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि एक ओर वे संविधान की रक्षा के नाम पर जनता को गुमराह कर रहे हैं, वहीं राज्य की इंडी गठबंधन सरकार द्वारा जनजातीय समाज और मूलवासियों को संवैधानिक अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। बीजेपी सरकार में अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग सरकार ने बनाई, 6 वर्ष होने जा रहा है, वो आज आयोग क्रियाशील नहीं है। जबकि आप सब को याद होगा, स्वयं सरकार में एक मंत्री अपनी दुख अलाप चुके हैं कि जनजाति आयोग को, अनुसूचित जनजाति आयोग को क्रियाशील। श्री दास ने बताया कि पेशा कानून लागू नहीं करने और निकाय चुनाव न होने से राज्य को भारी राजस्व का नुकसान हो रहा है। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी शिव पूजन पाठक और प्रदेश प्रवक्ता रमाकांत महतो भी मौजूद थे। रांची से डीडी झारखंड के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। हाईकोर्ट में आज स्थानीय निकाय से जुड़ी अवमानना याचिका पर भी सुनवाई हुई। इस दौरान मुख्य सचिव और नगर विकास सचिव अदालत में उपस्थित रहे। सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने अदालत को बताया कि सरकार की ओर से फिर से ट्रिपल टेस्ट कराकर निकाय चुनाव कराने की मंशा है, जिस पर अदालत ने नाराजगी जाहिर की। अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार समय पर चुनाव न कराकर कानून के साथ खिलवाड़ कर रही है। मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी। रांची के पिठौरिया स्थित एक सरकारी स्कूल परिसर में महिला के वस्त्रों पर की गई अभद्र टिप्पणी का मामला गरमा गया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इसे सामाजिक मूल्यों और संस्कृति पर कलंक करार दिया है। श्री मरांडी ने कहा कि यह झारखंड है, तालिबान नहीं। उन्होंने कहा कि विद्यालय परिसर और बच्चियों के बीच सुरक्षित माहौल बनाए रखना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। इधर राज्य के मंत्री दीपक बिरुआ ने मामले पर संज्ञान लेते हुए रांची पुलिस को आरोपी पर तुरंत कार्रवाई करने की हिदायत दी है, ताकि भविष्य में कोई भी इस तरह की शर्मनाक हरकत करने का साहस न कर सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक देश भर में सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा। झारखंड में भी इस दौरान विविध कार्यक्रमों का आयोजन होगा, जिसे लेकर भाजपा द्वारा तैयारी की जा रही है। खूंटी में इस सिलसिले में जिला भाजपा कार्यालय में कार्यशाला हुई, जिसमें पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश प्रसाद समेत अन्य नेता शामिल हुए। इस दौरान श्री प्रसाद ने सेवा पखवाड़ा अभियान को सफल बनाने के टिप्स दिए। इधर कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान भी चल रहा है। इस सिलसिले में चाईबासा में पार्टी की बैठक हुई, जिसमें एआईसीसी पर्यवेक्षक और मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा समेत अन्य नेता शामिल हुए। मौके पर ओबीसी समाज के सदस्यों के साथ जिला अध्यक्ष के चयन को लेकर रायशुमारी हुई। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की पहल पर रांची के खेलगांव में 19 से 21 सितंबर तक 3 दिवसीय ईस्ट टेक फेस्टिवल का आयोजन होगा। इस दौरान आम लोग हथियार और उपकरणों का लाइव डेमो देख सकेंगे। साथ ही रक्षा के क्षेत्र में भारत के बढ़ते कदम से भी लोग रूबरू हो सकेंगे। Having developed and
validated indigenous technology and equipment, India is now exporting military products to over 100 nations. Towards the aim of Viksit Bharat, the Indian Army has been directly engaging with all the key contributors of defense technologies through expos and symposiums. अब ये पुराना भारत नहीं रहा कि हर कुछ इंपोर्ट करते हैं, अब एक्सपोर्ट की भूमिका है और ये गर्व का विषय है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन ने दिवंगत दुर्गा सोरेन को आज उनकी जयंती पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने रांची के नामकुम स्थित दुर्गा सोरेन स्मारक पहुंचकर उन्हें नमन किया तथा उनके योगदान को याद किया। सोरेन अमर रहे, वीर शिबू सोरेन अमर रहे, सोरेन अमर रहे, वीर शिबू सोरेन अमर रहे, वीर शिबू सोरेन अमर रहे, झारखंड के सभी शहीद अमर रहे, झारखंड के सभी शहीद अमर रहे। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के शौर्य गाथा के नायक रहे परमवीर चक्र विजेता शहीद अब्दुल हमीद को आज कृतज्ञ राष्ट्र ने उनकी पुण्यतिथि पर नमन किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी रांची के कांटाटोली चौक पहुंचकर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने आज रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच समसामयिक विषयों और विकासोन्मुख योजनाओं समेत कई विषयों पर चर्चा हुई। सियाचिन ग्लेशियर में हिमस्खलन की घटना में वीर जवानों की शहादत पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने संवेदना व्यक्त की है। श्री गंगवार ने देवघर के सपूत और महार रेजिमेंट के अग्निवीर नीरज कुमार चौधरी सहित सभी शहीद जवानों की विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने शोकाकुल परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं प्रकट की। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल और झारखंड एटीएस ने आतंकवादियों के नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने झारखंड एटीएस और रांची पुलिस के साथ मिलकर एक संयुक्त अभियान में रांची से संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया है। संदिग्ध आतंकी की पहचान असहर दानिश के रूप में हुई है। रांची से पकड़ा गया असहर दानिश मूल रूप से बोकारो जिले के पेटरवार का रहने वाला है। दिल्ली में उसके खिलाफ दर्ज एक मामले के आधार पर दिल्ली की स्पेशल सेल लंबे समय से उसकी तलाश कर रही थी, जिसके बाद ये गिरफ्तारी संभव हो पाई है। दानिश ने रांची के इस्लामनगर स्थित तबारका लॉज को ठिकाना बना रखा था। उसके पास से हथियार, केमिकल और कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए गए हैं, जिनकी तकनीकी जांच कराई जाएगी। जांच एजेंसियों का मानना है कि दानिश किसी बड़ी साजिश की तैयारी में था। विश्वसनीय इनपुट मिलने के बाद दिल्ली पुलिस और झारखंड एटीएस ने साझा अभियान चलाकर उसे दबोच लिया। गिरफ्तारी के बाद दानिश को दिल्ली पुलिस की टीम रिमांड पर अपने साथ ले जाएगी। वर्तमान में गिरफ्तार किए गए संदिग्ध आतंकी से गहन पूछताछ जारी है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और झारखंड एटीएस ने पलामू में भी छापेमारी कर एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है और उससे भी पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा कई और लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पिछले साल भी झारखंड एटीएस और दिल्ली पुलिस की टीम ने संयुक्त रूप से रांची, हजारीबाग और लोहरदगा में 16 जगहों पर छापेमारी की थी। उस दौरान 9 संदिग्धों को पकड़ा गया था, जिनमें रांची के मेडिका अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट के पद पर कार्यरत डॉक्टर इश्तियाक अहमद भी शामिल था। ताज़ा गिरफ्तारी से ये साफ हो गया है कि आतंकी संगठन झारखंड को सुरक्षित ठिकाने के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। एजेंसियां अब बरामद सामग्रियों की फॉरेंसिक जांच और आरोपी से पूछताछ कर उसके नेटवर्क की कड़ियों को खंगालने में जुटी हुई हैं। बोकारो प्रक्षेत्र के आईजी क्रांति कुमार गरदेशी आज कोडरमा पहुंचे और पुलिस लाइन एसडीपीओ कार्यालय तथा पुलिस ऑफिस का निरीक्षण किया। इस दौरान
आईजी ने वरीय अधिकारियों को विभिन्न मामलों के अनुसंधान में तेजी लाने और वारंटियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए भी पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। पुलिस ऑफिस का पुलिस लाइंस का जो इंस्पेक्शन किया है और यहाँ का जो पेंडेंसी ऑफ द केसेस का है थोड़ा ज़्यादा लगा, तो उसमें हम थोड़ा निर्देश दिया है कि उसको जल्दी अनुसंधान करके केसेस को डिस्पोज करने के लिए, और हाल फिलहाल में जितना भी जो क्राइम यहाँ पे घटा है सभी का डिटेक्शन भी हुआ है। एसपी साहब और बाकी ऑफिस मेहनत करके सारे केसेस का जो डिटेक्शन भी किया, अच्छा काम किया जा रहा है। और हाल फिलहाल में जो किलैया में थोड़ा सा बर्गलरी का जो केसेस जो बढ़ा हुआ था उसके बारे में भी डिस्कस किया, उसको जल्दी भी डिटेक्ट कर जाए। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ राज्य के सतत विकास को लेकर बेहद संवेदनशील हैं। इस सिलसिले में वे लगातार केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर राज्य के विकास को नया आयाम देने में जुटे हैं। श्री सेठ ने इस क्रम में नई दिल्ली में भारी उद्योग और इस्पात मंत्री HD कुमारस्वामी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच झारखंड में उद्योग से जुड़े विषयों पर बातचीत हुई। इधर रक्षा राज्य मंत्री कल संबलपुर जम्मू तवी एक्सप्रेस के रांची जिले में स्थित राय स्टेशन पर ठहराव का भी शुभारंभ करेंगे। आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं ने आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन के बैनर तले स्थायीकरण समेत 7 सूत्री मांगों को लेकर रांची में आज प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार पर मांगों के प्रति उदासीनता का आरोप लगाया और आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। आज जब हम लोग का आशा हुआ कि कुछ मानदेय बढ़ा तो रिटायर से का होने लगी, और रिटायर हुआ तो सरकार ने हाथ झाड़ दिया, कटोरा धरा दिया और कहा आप अपने घर जाओ। सभी तक सरकारी न्याय से लाभ नहीं दिया जाता। बहुत सारे महिलाओं को वृद्धावस्था मिलती है या से उनको लाभ मिलता है, लेकिन आंगनबाड़ी सेवा को हर सरकारी कर्मचारी योजना से वंचित किया है। आप तुम रिटायर करिए तो जाएंगे कहाँ, इसलिए मैं सरकार से डिमांड करती हूँ। पलामू के छतरपुर थाना क्षेत्र में लूट की योजना बनाते 4 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन अपराधियों के पास से हथियार, कारतूस समेत अन्य सामान बरामद किए गए हैं। उनकी निशानदेही पर लूटे गए लैपटॉप और मोबाइल को भी पुलिस ने बरामद किया है। इधर लातेहार में पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को धर दबोचा है। त्योहारी सीजन में जीएसटी सुधारों से कोडरमा के लोग भी खुशी से झूम उठे हैं। जीएसटी स्लैब में कटौती और दरों में कमी से कई चीजें सस्ती होगी। जीएसटी एक्सपर्ट के और व्यापार जगत के लोगों ने भी जीएसटी सुधारों का दिल से स्वागत किया है। सबसे पहले तो मैं बोलूँगा जागो इंडिया जागो। आज जो है केंद्र सरकार के द्वारा जो है सो इतना जीएसटी में फायदा मिलने जा रहा है लोगों को, गरीबों को, खाने का, पीने में, इंश्योरेंस में, और ये एक सराहनीय है जो कि हमारा आम लोगों तक जिसकी कीमत 1 लाख रुपया जीएसटी जोड़ के उसमें 1,18,000 रुपया देना पड़ता था। बहुत ऐसी सामान है जो सामान का हम कितना गिनती कर सकते हैं, लेकिन लोगों को बहुत राहत मिलने वाली है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ मोदी सरकार जी को कि इन्होंने 56वें जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग थी उसमें अपना 56 इंच का सीना दिखा दिया और इतनी बड़े बदलाव को किया है उन्होंने। इसके पहले उन्होंने इनकम टैक्स में 12 लाख तक का छूट दिया था, वो एक बहुत बड़ा बोल्ड डिसीजन था, और इस बार इतनी सामानों में एक साथ कटौती करना ये भी एक बहुत बड़ा डिसीजन है। अभी तो सबसे पहले फर्क पड़ा है कि जो हमारा दैनिक सेल था 4 से 5 जो सेल था वो एकदम पूरी तरह से ठप हो चुका है, और दूसरा सारे कस्टमर 22 तारीख का इंतजार कर रहे हैं, जिसमें करीबन 9 से 10,000 कस्टमर को बेनिफिट होगा। लोग क्या कह रहे हैं, जो आ रहे हैं लोग इंतजार कर रहे हैं,
मतलब इस नई जीएसटी दर को इंतजार कर रहे हैं कि 28 से जो 18% जीएसटी हो, इसका लोग इंतजार कर रहे हैं, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जामतारा में जीएसटी सुधारों का व्यापक स्वागत हुआ है। लोगों का मानना है कि केंद्र सरकार के इस पहल से ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा मिलेगा और अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। अभी आप देख सकते हैं जैसे हमारा जो 28% ऑटोमोबाइल सेक्टर में था, वो अभी मोदी जी सरकार के द्वारा जो 18% कर दिया गया है, तो लगभग 10% हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में गाड़ियाँ सस्ती हो जाएंगी। इससे मध्यम वर्ग को काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है, नीचे वर्ग और मध्यम वर्ग के जो लोग हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो अगर हम 2 व्हीलर्स में बात करें तो 15,000 तक का कस्टमर्स को लाभ होने वाला है इस त्यौहार। तो जो मोदी जी का त्योहारों का जो एक गिफ्ट था लोगों का, तो हम आशा कर रहे हैं कि इस बार हमारा 1.5 से 2 गुना सेल जरूर होना चाहिए। अभी माननीय जीएसटी का जो नया स्लैब मोदी जी लेके आए हैं, मिडिल क्लास के लिए हमें बहुत अच्छा लगा। उनका अभी एक पूजा से पहले ये जीएसटी का स्लैब को कम करना मिडिल क्लास के लिए वरदान है। इसमें अभी कोई भी खरीदारी करेंगे उनको कम से कम 10% का तो सीधा मुनाफा नज़र आ रहा है। दूसरी बात, स्वदेशी कंपनियों को बढ़ावा दे रहा है। तो ये सब लेकर के कुल मिलाकर अच्छा निर्णय है। मैं एक महिला होने के नाते ये बता सकती हूँ कि जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने हम सभी को, आम जनमानस को देखते हुए जो ये रेट गिराया है, मतलब जो जीएसटी पहले 28, 18 ये सब हुआ करता था, अब सिर्फ 2 तरीके से उन्होंने स्लैब में कर दिया, 5% और 18%। और दुर्गा पूजा को देखते हुए अगर देखा जाए तो महिलाओं में इतना ज़्यादा उत्साह है कि पहले लोगों को सोचना पड़ता था कि हम इतना जीएसटी देकर के कुछ चीज़ों को कैसे खरीदें, लेकिन अभी जब देखिए तो हम लगता है कि हम महिलाओं को देखते हुए खाद्य सामग्री हो जिसमें आप देखिए कि जीएसटी कितना कम है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो कॉपी किताब में 15% जीएसटी लगा हुआ था, जो उसको 0 कर दिया गया है। इससे होगा कि गरीब बच्चे भी पढ़ पाएंगे। पहले एक कॉपी लेने के लिए सोचते थे, और अब है कि अब 4-5 ले सकते हैं और अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। इसके लिए मैं मोदी सरकार, मोदी जी का और सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी जो भी हैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आपने एक बड़ा कदम लिया। एशिया कप T20 क्रिकेट में भारत आज से अपने अभियान की शुरुआत करेगा। यूएई से भारत की भिड़ंत होगी। टूर्नामेंट में 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला होगा। इस बार का एशिया कप T20 फॉर्मेट में खेला जा रहा है। इससे पहले भी 2 बार ये टूर्नामेंट T20 फॉर्मेट में खेला गया है। दरअसल जिस भी फॉर्मेट का वर्ल्ड कप अगली बार होना होता है, उसी फॉर्मेट पर एशिया कप होता है। अगले साल यानी 2026 में T20 वर्ल्ड कप होगा, इसलिए एशिया कप भी T20 फॉर्मेट में हो रहा है। इस बार प्रतियोगिता में 8 टीम हिस्सा ले रही हैं। 2023 के संस्करण में सिर्फ 6 टीम उतरी थी। भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ओमान, हांगकांग और यूएई के बीच क्रिकेट प्रेमियों को रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे। 8 टीमों को 4-4 के 2 ग्रुप में बांटा गया है। ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, यूएई और ओमान को रखा गया है। वहीं ग्रुप बी में श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और हांगकांग को रखा गया है। प्रत्येक ग्रुप से शीर्ष 2 टीम सुपर 4 के लिए क्वालिफाई करेंगी, जहां वे सभी एक दूसरे से खेलेंगी। सुपर 4 से शीर्ष 2 टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। हर बार की तरह इस बार भी भारत और पाकिस्तान हॉट फेवरेट मानी जा रही हैं। दोनों टीमों को एक ही ग्रुप में रखा गया है। एशिया कप में भारत अपना पहला मुकाबला 10 सितंबर को यूएई से, जबकि पाकिस्तान 12 सितंबर को ओमान से खेलेगा। हालांकि क्रिकेट प्रेमियों को भारत पाकिस्तान महामुकाबले का इंतजार है, जो 14 सितंबर को होना है। इस बार एशिया कप में भारत और पाकिस्तान एक बार नहीं बल्कि 3-3 बार भिड़ सकती हैं। भारत पाकिस्तान की टीम दूसरी बार सुपर 4 स्टेज में भिड़ सकती है। अगर कोई उलटफेर नहीं हुआ तो अपने ग्रुप से दोनों सुपर 4 के लिए आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगी और सुपर 4 में दोबारा 21 सितंबर को भारत पाकिस्तान महामुकाबला हो सकता है। एशिया कप 2025 में अगर दोनों टीम फाइनल में पहुंचने में सफल होती हैं, तो वे तीसरी बार 28 सितंबर को भी भिड़ सकती हैं। भारत ने 2023 का एशिया कप जीता है और वो डिफेंडिंग चैंपियन है। सूर्य कुमार यादव की अगुवाई में भारतीय टीम
प्रतियोगिता के 17वें संस्करण में 9वीं बार खिताब जीतना चाहेगी। T20 में भारतीय टीम शानदार फॉर्म में है। टीम इंडिया ने अपने पिछले 40 में से 35 मैच जीते हैं। 2025 का एशिया कप 2026 के T20 विश्व कप की तैयारी की शुरुआत है। हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह और शुभमन गिल जैसे खिलाड़ी भारतीय टीम के लिए अहम भूमिका निभाएंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र का रेल सुविधाओं के विस्तार पर जोर। कैबिनेट ने भागलपुर, दुमका, रामपुर हाट सिंगल रेलवे लाइन खंड के दोहरीकरण को दी मंजूरी। बाबाधाम से बढ़ेंगे पर्यटक। रघुवर दास ने सरकार पर लगाया जनता के अधिकारों के हनन का आरोप। पैसा कानून, निकाय चुनाव जल्द कराने की मांग। बालू घाटों से अवैध कमाई की हो सीबीआई जांच। मुख्यमंत्री ने दुर्गा सोरेन को जयंती पर दी श्रद्धांजलि। पुण्यतिथि पर शहीद अब्दुल हमीद को किया नमन। सीएम से मिले तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री। और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने भारी उद्योग और इस्पात मंत्री से की मुलाकात। औद्योगिक विकास पर विमर्श। कल राय स्टेशन से जम्मू तवी एक्सप्रेस के ठहराव का करेंगे शुभारंभ।